हम लोग ने फैट मनी और फिडुशियरी मनी कर लिया था। फैट मनी का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारे पास करेंसी नोट होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं, ये होता है फैट मनी। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ये एक मीडियम है, ये 100 रुपये हैं, ये 200 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 200 का नोट है। तो ये अलाउड है। इसके आप है ना मीडियम एक्सचेंज में काम आ मतलब काम आएगा ये। इट इज़ लीगल नोट, उसको बोलते हैं फैट मनी। सिंस इट इज़ इश्यूड विदाउट एनी बैकिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर और अदर रिजर्व, इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनीथिंग दैन itself. It has no fixed value in terms of any objective standard, leading sometime to doubt about its acceptability. तो fiat money is different from fiduciary money। ठीक है। तो यही बताया गया है कि अगर किसी को डेप्ट ये करना है, चुकाना है, उधार चुकाना है, या सामान खरीदना है या बेचना है, तो ये मनी पूरी तरीके से अलाउड है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट या जो जिस कंट्री की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो भी करेंसी चलती है, तो वो करेंसी लीगल मानी जाएगी। ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये तो वैल्यूज़ जो चलती हैं, ये तो वर्ल्ड में डॉलर और पाउंड सबके अपने अपने अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। तो इसको इशू किया जाता है, किसी गोल्ड या कुछ सिल्वर रिज़र्व हो ज़रूरी नहीं है। इस पर ज़रूरत नहीं है कि इशू करने के लिए। इशू करने के लिए गवर्नमेंट देखती है वैल्यू कि क्या वैल्यूज़ हैं कंट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग वो इशू करती है कि वेल्थ कितनी है कंट्री में हमारे। ठीक है। फिर फिडुशियरी मनी जो होती है, जैसे कि जो करेंसी में नहीं है, जो कॉइन में नहीं है, फिर भी उसके बदले आप है ना करेंसी और फ्लैट मनी ले सकते हो। जैसे कि चेक किसी को दिया, चेक होती है बैंक की, अब वो बैंक की चेक करेंसी नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब कैश करा लोगे आप। चेक किसी ने 10,000 की दिया, तो पेमेंट के तौर पे, भाई मेरा पैसे नहीं है, आप चेक ले लो, पैसे मेरे बैंक में रखे हैं, बैंक में जाके ले लो। तो चेक एक क्या होता है, एक पेपर होता है, चेक ड्राफ्ट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक पेपर होता है। उसमें आपको अपनी साइन करनी होती है, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो फिर वो जाके बैंक में कैश मिल जाता है। तो ऐसी मनी को बोलते हैं फिडुशियरी मनी। फिर देखो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। जो हमारा होता है कैश, उसे लिक्विड माना जाता है। लिक्विड कंट्री के लिक्विड एसेट्स कह सकते हैं, या फिर किसी भी कंपनी का। तो कितना कैश फ्लो हो रहा है, कंट्री के पास कितना कैश में है मनी, उसे बोलते हैं लिक्विड। तो लिक्विडिटी अब ट्रैप देखो, इट इज़ सिचुएशन ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर पीपल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट to rise in future and consequently bond prices to fall. So it become totally unattractive to invest money in bonds, causing capital loss. So people withhold as inactive balance of any amount of money they find nothing in is invested. In such situation, when rate of interest decline to minimum say 3%, speculative demand for money become infinite, perfectly elastic, making the demand curve a horizontal straight line curve parallel to x axis. Beyond point like L जो फिगर में दिया हुआ है, economists call it a situation liquidity trap because expansion in money supply get trapped in the sphere of liquid trap and therefore cannot affect the rate of interest. तो होता क्या है, जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पॉइंट में बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट में आके क्या हो जाता है, जैसे कम हो रहा है कम हो रहा है, तो एक पॉइंट में आकर स्टेबल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 3% में आके क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मनी की, जहाँ पर अगर आप एक्स में देखोगे, ये एक्स में देखोगे, तो यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड कितनी है। जैसे जैसे मनी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे देखो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है यार, कम होता है, लेकिन एक पॉइंट तक के कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। वो ट्रैप में फंस जाओगे, वैसे गोल वापस पड़ने लगेगा काइंड ऑफ। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि आप है ना, और जैसे कि आपने 10 लाख रुपए मार्केट से लिया, आपको 10% पे 5% पे मिला, और 20 लाख रुपए लिया, डिमांड बढ़ गई, 20 लाख रुपए किसी को चाहिए लोन, तो और इंटरेस्ट रेट कम हो गया। जैसे तो बड़ा अमाउंट होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है जाता है।
तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट में आके रुक जाएगा और उसी में फिर और डिमांड तुम कितना भी करो वो 3% से कम तो कोई देगा नहीं। ठीक है ना। तो ये है ना, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है। देखो इसमें कुछ टर्म बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। ठीक है। तो इसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अभी हो सकता है एक बार में ना समझें, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये एक बैंकिंग और मनी और उसके अंदर जो लोन होते हैं, है ना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से करेंसी इशू कर रही है, किस तरह बैंक चला रही है, ये जो हाउस होम लोन है, लोन का रेट, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है या मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है, तो वो आरबीआई है ना रेट घटा बढ़ा के लोन के उसको मैनेज करने की कोशिश करती है मार्केट में। जैसे डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, किसी मार्केट ठंडी पड़ी है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करती है मार्केट को कैसे राइज किया जाए। तो डिमांड नहीं है, लोगों का पैसा नहीं है, जब लोगों का पैसा नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगी ताकि लोग लोन लें और बिज़नेस करें आकर। तो ये एक चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल में चीज़ें चलती हैं, तो उतना डिटेल में शायद अभी फ़िलहाल 12th में ना समझें, लेकिन आगे चल के जब आप मास्टर लेवल पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको समझने लगेगा। मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया में क्या है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, फिर कुछ कॉइन भी हैं। ठीक है, तो ये सब लीगल टेंडर मनी है। सो अगेन पेपर करेंसी standard also known as managed currency standard because the amount of notes can be issued with a minimum backup of issue RBI use minimum backup of gold. In India RBI issues all paper note except 1 rupee note and coins। और ज़्यादातर सभी नोट आरबीआई है ना जो नोट्स निकाल रही है वो 1 रुपये छोड़ के 2 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी है, 10 का भी नोट है, 20 का भी है, फिर डायरेक्ट 50 का है, फिर 100 है, फिर 200 का नोट है, फिर 500, फिर अब 2000 तो थोड़ा बंद ही हो रहा है हमें लग रहा है। ठीक है ना। तो आरबीआई ये नोट निकालते, बाकी कॉइन में होते हैं, जैसे 2 रुपये, 1 रुपये कॉइन, 10 रुपये का कॉइन भी चलता है। तो फॉर नोट इशू आरबीआई यूज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अकॉर्डिंग to which RBI maintain a minimum reserve of 200 crore for which rupees 115 crore is in gold and remaining 85 crore in form of foreign securities। तो 200 करोड़ अगर तुम्हें करेंसी निकालनी है, आरबीआई को इशू करना है, तो कम से कम 115 करोड़ गोल्ड और या तो फिर आपके पास फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, फॉरेन का कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपने, वो एक सिक्योरिटीज़ बोलते हैं उसे। फॉरेन में कहीं कहीं पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज़ है मेरी। तो इन पहले और पॉइंट देखो, इन इंडिया आरबीआई इश्यूज़ all paper notes except 1 rupee note and coins। RBI has the sole monopoly to issue currency notes in India from 2 and above। The central government issues 1 rupee notes and all coin। ठीक है, तो आरबीआई के पास पावर है, करेंट जितने भी नोट्स हैं 2 रुपये का वो आरबीआई के पावर है, और जो कॉइन्स हैं, जो 1 रुपी नोट है, नोट तो 1 रुपी तो मेरे ख्याल से चलता ही नहीं है। तो जो भी कॉइन्स हैं 1 रुपी तो नोट अभी नहीं चलता है, जो कॉइन्स हैं वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो फॉर नोट इशू इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द सेंट्रल बैंक कीप्स ए मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो नोट अगर हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो लोगों के मन में रहता है डाउट कि जब गवर्नमेंट ही नोट छापती है, मतलब आरबीआई नोट छापती है, तो नोट छाप दें, करोड़ों अरबों रुपए सब गरीबों के बाहर, सब पैसे वाले हो जाएंगे। ऐसे साउथ अफ्रीका एक कंट्री ने किया था कि उसको करने के लिए अमीर बनाने के लिए लोगों को नोट बांट दिए थे। नोट बांटने से क्या होगा बताओ? अच्छा, तुम्हारे पास जो बहुत सारे नोट आ गए तो क्या ज़मीन से बहुत सारा अनाज पैदा हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ पहले तो। किसी भी कंट्री की वेल्थ क्या होती है, उसके नोट थोड़ी ना होते हैं भाई। तुमने सोचा चलो अच्छा हम यहाँ पे नोट छाप लें, अब बाहर जाके क्या करें, बाहर जाए अपना बाहर कंट्री में शॉपिंग करके आ जाए। तुम कॉमन सेंस लगाओ कि तुम गवर्नमेंट ने नोट हमारे छाप के हमें दे दिए, अब बाहर कंट्री में जब जाएंगे ख़रीदने के लिए वो तो अपनी करेंसी मांगेगी ना, तो उसकी वो करेंसी तुम्हारे गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी,
ये होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें 10-50 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट को, बोले फॉरेन एक्सचेंज दे दो हमें 50 लाख का, अब वो 50 लाख के नोट अगर गवर्नमेंट ने फर्जी फर्जी छापे हैं, वो तो कागज़ के टुकड़े हुए। कागज़ के टुकड़े लेकर वो बाहर की सिक्योरिटी बाहर का अमाउंट दिए दे रही, डॉलर दिए दे रही, क्या लॉजिक क्या होगा? तो कॉमन सेंस लगाओ ज़रा कि नोट बहुत छापने थोड़ी ना इंसान अमीर बन जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सबको नोट बांट देंगे, सब बाहर लुट्टस नहीं बच जाएगी सामान खरीदने की, हर एक के पास नोट ही नोट भरे हुए हैं। सोचो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। भाई चीज़ तो उतनी ही है। समझो कि एक समझे कार के शोरूम में कार 50 कार है, आ गए 500 लोग खरीदने, 50 कार कैसे बेच देगा 500 लोगों को? सबके पास गवर्नमेंट ने पैसे भेज दिए, नोट नोट भेज दिए, लेकिन है तो 50 कार ना, 500 लोगों को मिल ही नहीं पाएंगी, है ना? फिर क्या करेगा वो कार वाला? डिमांड वो बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा, यार इतने लोग हैं रेट बढ़ा देगा, तो फ़ायदा क्या फिर वो चीज़ का? रेट बढ़ा देगा तो करेंसी फिर वैसे ही हो जाएगी। मतलब एक कार 1 करोड़ की दे रहा है वो, तो लोगों के पास जो नोट ज़्यादा थे वो फ़ायदा क्या? नोट ज़्यादा फिर महंगाई बढ़ गई, पैसा चला जा रहा है हाथ से। तो ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड है या फॉरेन सिक्योरिटी है, वो उसी पर उतने नोट छापेगी गवर्नमेंट, वरना तो महंगाई इतनी तेज़ बढ़ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक साउथ अफ्रीका कंट्री में था, 1-1 लाख रुपए किलो प्याज मिल रही है। गवर्नमेंट नोट छाप के दे दिए थे, तो सिस्टम और डूब जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि हमारे पास नोट, गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन है तो नोट छाप के, मैं नोट छाप के वो नोट बाहर कंट्री में थोड़ी ना चलेंगे। बाहर कंट्री में कहाँ चलेंगे? बाहर कोई खरीदने जाओगे सामान, वो उसको चाहिए डॉलर चाहिए, या फिर दरहम चाहिए, या फिर रियाल चाहिए, जहाँ जिस कंट्री का जो करेंसी है। वो कहाँ से लाओगे? वो तो तुम्हारा नोट लेके देगा। वो तो बोले गोल्ड लाओ तो मेरी करेंसी लो, है ना? तो ये चीज़ होती है। सो या तो गवर्नमेंट के पास बाहर की करेंसी हो इतनी, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट दे, ठीक है ना, कि आपने 10 लाख रुपए दे दे, बोले डॉलर दे दो तो गवर्नमेंट डॉलर दे देगी। फॉरेन करेंसी तो होनी चाहिए उसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मनी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं होता है कि आप नोट ऐसे कितना भी प्रिंट मार दो। भाई गुड्स सामान उतने ही है। कंट्री कोई भी अमीर कैसे होती पता है? बोलेंगे रिच कंट्री, उसके पास नोट कितने वो तो उससे थोड़ी ना रिच होती है। भाई नोट बहुत छाप दी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। नोट छापना तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। गवर्नमेंट उतना ही नोट छापी, इतना गवर्नमेंट के पास रिजर्व है, गोल्ड है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा नोट छाप नहीं सकती गवर्नमेंट, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये काफ़ी एडवांस और मतलब मास्टर लेवल की डिटेलिंग है इसके। अभी उतना आप नहीं जाओ, अभी फ़िलहाल तो 12th तक में तो ऊपर ही ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि मनी सप्लाई मीनिंग कंपोनेंट्स होते हैं। मनी सप्लाई क्या है? मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई मतलब बैंक से, कमर्शियल बैंक से जो हमें लोन मिलता है। भाई मनी सप्लाई, हमें मनी कहाँ से मिल जाएगी? बैंक से मिलेगी ना। जो आरबीआई है वो बैंक ऑफ बैंक है। आरबीआई सबसे बड़ा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सिर्फ दूसरे बैंक को मनी देगा जो भी इसको भी डिमांड है। बाकी सब कमर्शियल बैंक है, आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये डायरेक्ट कस्टमर जा सकता है। तो इस तरह ओनली द पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय यूज़र होल्डर इन इंक्लूडेड एंड द रिमेनिंग पार्ट लाइंग विथ प्रोड्यूसर सप्लाई इज नॉट इंक्लूडेड। Simply put total stock of money in circulation on the specific day is the money supply of country। सुनो अच्छा, फिर से देखो, फिर से पैराग्राफ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से। द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल जितना भी स्टॉक है, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक इन सर्कुलेशन हेल्ड बाई पब्लिक एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमें इस वक्त देखना है कि आज के दिन कितनी मनी सप्लाई है, तो मार्केट में कितना पैसा है, मतलब ये हुआ। तो पब्लिक हेयर एक्सक्लूड सप्लायर ऑफ मनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। तो इन पे पास जो पैसा रखा हुआ है इसको एक्सक्लूड करके बाकी लोगों के पास जो पैसा है उसको बोलेंगे मनी सप्लाई। ओनली दैट पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाई यूज़र एंड होल्डर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक में जो पैसा रखा है, आरबीआई में जो रखा है, ये सब कुछ छोड़ के ये यूज़र है, जैसे हम एंड यूज़र हैं, पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ऐसे हमारे 140 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है एट ए टाइम? हमारे पास 1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए, किसी को 20,000 रुपये हैं अकाउंट में,
ठीक है। अकाउंट मतलब अगर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में है उससे मतलब नहीं है, वो चलेगा, वो तुम्हारा मनी सप्लाई में आएगा। इसके अलावा आरबीआई और सेंट्रल बैंक ये सब उनके अलग पैसे होते हैं, वो अलग पार्ट है, वो लोन देने के लिए देते हैं। ठीक है। सिंपली पुट टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन ऑन ए स्पेसिफिक डेज द मनी सप्लाई ऑफ कंट्री। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई नेमली करेंसी। ठीक है ना। कौन से करेंसी होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक से डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट विच आर ट्रेडेड लाइक ए नोट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी मतलब कैसे किस किस फॉर्म में होती है। एक तो करेंसी के फॉर्म में होती है, करेंसी मतलब वही नोट्स एंड कॉइन्स। एक होती है डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि जो चेक्स है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो पेपर में है, जो मनी नहीं है एग्जैक्टली। मनी रखेंगे तो डायरेक्ट कोई चोरी कर लेगा तो डाका डाल लेगा। चेक का डाका, तो चेक के लिए तो साइन चाहिए, साइन चाहिए, फिर बैंक जाएगा, बैंक में फिर क्रॉस चेकिंग हुई, बाद में तुम्हें कैश मिलेगा। तो चेक का कोई डाका थोड़ा डाल पाएगा। भाई बैंक में पैसा क्यों रखा गया, इसे यही वजह से रखा है, किसी को अगर हमें पैसा भेजना है 10 लाख रुपये में, 10 लाख कैसे भेजेंगे हम कुरियर से, डायरेक्ट चेक भेज देंगे उसको, है ना। अब तो खैर मोबाइल सिस्टम आ गया, अब तो मोबाइल से ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के सोर्स कहाँ है, तो हमें मैंने बताया था बैंक है, गवर्नमेंट है, आरबीआई है, ये सब है ना मनी सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है कॉइन सप्लाई करती है, और आरबीआई थोड़ा बड़े नोट सप्लाई करती है। फिर व्हाट इज़ आइडियल सप्लाई ऑफ मनी, आइडियल मतलब अच्छा क्या है सप्लाई मनी, तो द अमाउंट ऑफ मनी विच कीप एग्रीगेट डिमांड, that is total purchase power in a state of balance with aggregate supply is called ideal supply of money. It keeps the economy stable। तो ठीक है। तो एक आइडियल डिमांड की कंडीशन होनी चाहिए सारे, किसी कितना चाहिए, किसी कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट, लोन, और हमारे पास कितना है, बैंक को बैंक कितना लोन दे सकता है पलट के। तो इसका जो बैलेंस है, अच्छा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोन देने वाले बहुत हैं, लेने वाला कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए लोन खरीदने वाले बहुत हैं, लेने वाले बहुत हैं, बैंक के बाहर लाइन लगा है, लेकिन देने वाले के पास पैसा ही नहीं, बैंक को पैसा ही नहीं देने के लिए लोन। तो ये बैलेंस होना ज़रूरी है, तब आइडियल मनी सप्लाई माना जाएगा। मनी सप्लाई मतलब एक लोन उठाना और लोन देना। ठीक है। नहीं देखो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज दैट इज़ एक्सेस डिफिशिएंट ऑफ मनी सप्लाई। तो एक्सेस मतलब अगर हमारे पास मनी ज़्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब जैसे बैंक लोन दे रहा है, बैंक लोन देने के लिए पैसा बहुत है बैंक के पास, वो बुला बुला के लोन दे रहा है तुम्हें, इसे बोलते हैं टू मच एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। पीपल विल हैव टू मच परचेजिंग पावर एंड डिमांड मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब लोन ज़्यादा मिल जाएगा, लोगों को लोन ईजी मिल रहा है, डिमांड ज़्यादा करेंगे गुड्स की, तो ऐसे क्या होगा, महंगाई बढ़ती है। अगर क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा मतलब लोन देने के लिए लोग खड़े हैं तुम्हारे पास, भाई लोन ले लो हमसे, लोन ले लो, काइंड ऑफ बैंक का पैसा बहुत है लोन देने के लिए, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है, लोन सस्ते में दे रहे हैं लोग, भाई लोन ले लो, लोन ले लो, क्यों, क्योंकि एक्सेस मनी है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो लोग लोन जल्दी जल्दी ले लेंगे, पैसा आ जाएगा लोगों के पास, जाके सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर एक के पास पैसा ही पैसा है। तो ये एक बैलेंस रखना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। देखो फिर ये वाला पॉइंट, इफ़ देर इज़ टू लिटिल, या अगर उल्टा हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोन नहीं मिलेगा लोगों को, लोगों का पैसों का काल पड़ जाएगा, तो ऐसे में क्या हो, मार्केट बैठ जाएगी, मार्केट में डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना। डिप्रेशन आ जाएगी, नहीं आप बोलते हैं ना मार्केट बैठी हुई, क्यों मार्केट बैठी हुई, क्योंकि भाई लोगों का पैसा ही नहीं है। लोगों को पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि लोन मिल ही नहीं रहा, बैंक लोन दे ही नहीं रही, बैंक को पैसा ही नहीं है, बैंक में लोन नहीं दे रही है, तो लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो लोग बड़े बड़े फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, बड़े फैक्ट्री चलाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को कैसे मिलेगा। तो सब पर ऊपर से नीचे तक सब पे असर पड़ जाता है। अगर सप्लाई कम है, मनी कम है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोन देने वाले लोग खड़े नहीं हैं, तो सब पर असर पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जब लोगों का पैसा ही नहीं रहेगा, लोग चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, तो डिफ्लेशन हो जाएगा, मतलब सस्ता, बहुत ज़्यादा हर चीज़ सस्ती मिलने लगेगी। आप बोलो अरे तो हर चीज़ सस्ती मिल रही है, जाओ खरीद लें, बहुत अच्छा है ये, ऐसा थोड़ी ना है। जब पैसा और होना और सस्ता चीज़ होना, ये बैलेंस होना चाहिए ना। तो अगर 200 रुपये थे और 150 रुपये कोई चीज़ मिल रही थी, तुमने जाके ले लिए, तुम्हारे पास
अब वो चीज़ 150 की थी, वो 75 रुपये की हो गई, लेकिन पैसे भी तुम्हारे पास तो 100 रुपये हैं अब। पहले 200 रुपये थे, अब तो 100 रुपये है ना। मनी सप्लाई कम हो गई ना, तो फ़ायदा क्या हुआ वो चीज़ सस्ता होने का। ठीक है ना। तो डिफ्लेशन होता है, मतलब सस्ती सारी चीज़ें बन रही मिल रही हैं, इसका मतलब कि क्या है, मार्केट में दिक्कत है, पैसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं मनी स्टॉक को मेज़र करने के टेक्निकल लेवल पे। ठीक है ना। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, बाकी पार्ट बाद में करेंगे, चैप्टर बड़ा है।